दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। अक्सर हाँ आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी होते हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाता है, लेकिन सरकार की एक GOM की रिपोर्ट आई है जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, जिसमें पत्रकारों के लिए, जर्नलिस्टों के लिए, इन्फ्लुएंसर जो कि सरकार के खिलाफ या सरकार की जो सरकारी योजनाएं हैं उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए उसके ऊपर उस GOM में खासा तवज्जो दिया गया है, खासी उस रिपोर्ट में उस पर ध्यान दिया गया है। तो क्या है इस GOM की रिपोर्ट, सरकार जो अपने आलोचक हैं उनको क्यों न्यूट्रलाइज करना चाहती है, और जिस तरह से तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप के ऊपर जो छापे मारे गए हैं वो क्या सिर्फ डिसेंट आलोचना को दबाने का एक हथकंडा है, उपक्रम है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है। तो हम प्योर पॉलिटिक्स में बात करेंगे कि सरकार किस तरह से आलोचकों से निपटने की रणनीति बना रही है और क्या सरकार के लिए, एक स्वस्थ डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए ये कितना उचित है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उस GOM की रिपोर्ट से, जिस GOM की रिपोर्ट में क्या क्या कहा गया है कि किस तरह से सरकार जब एक मीडिया प्लानिंग बनाती है, किसी भी सरकार में एक मीडिया प्लानिंग बनती है, मीडिया की हैंडल करने की एक स्ट्रैटेजी होती है, रणनीति होती है, तो उस रणनीति के हिसाब से सरकार किस किस कदम उठाती है, किस तरह से कदम उठाती है। तो इस GOM में जिसमें कि कई सारे मंत्री, जिसमें कि रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे ढेर सारे नेता थे उस GOM में, उसने जो अपनी रिपोर्ट बनाई उस रिपोर्ट के हिसाब से जो कहा गया है कि किस तरह से सरकार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सरकार सबसे पहले जो अपनी स्ट्रैटेजी, जो रणनीति कहती है कि जो जननियम के स्कूल हैं, जो पत्रकारिता के महाविद्यालय हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट, जहाँ से जर्नलिस्ट एक तरह से ट्रेंड होकर आते हैं, वहाँ पे ही प्राइमरी स्टेज पर उनको इंगेज किया जाए। इंगेजमेंट का मतलब आप समझ रहे होंगे, यानी कि वहाँ पर ही एक तरह से राइट विंग लोगों को बिठाया जाए, जो उनके एक तरह से मेंटेलिटी, उनकी जो मानसिकता है, वहाँ पे जो उनकी ट्रेनिंग है वो एक तरह से लेफ्ट ओरिएंटेड ना हो बल्कि राइट ओरिएंटेड हो। तो इसलिए सबसे फर्स्ट स्टेप पे उनकी ट्रेनिंग जो है वहाँ पे ही उनको एक तरह से फ्यूचर जर्नलिस्टों को इंगेज किया जाए। दूसरा जो उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि जो फेक न्यूज़ है उसको किस तरह से काउंटर फेक नैरेटिव उसके लिए तैयार किया जाए। और थोड़े दिन पहले PIB जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो है, वहाँ पे बाकायदा एक सेल बनाया गया जो कि फेक न्यूज़ को काउंटर करता है और वहाँ पे फैक्ट चेकर डालता रहता है वो अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो कह सकते हैं कि सरकार की रणनीति का हिस्सा। और एक सोशल मीडिया के ज़माने में जब इतने बड़े बड़े जाइंट्स हैं और लाखों करोड़ों इन्फॉर्मेशन हर सेकंड निकल रहा है, तो वो ज़रूरी भी है क्योंकि किसी भी डेमोक्रेसी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए PIB का जो फैक्ट चेकर है वो उसमें कोई बुराई नहीं है। तीसरी जो स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि उस तरह के स्पिन डॉक्टर को आइडेंटिफाई करना, यानी कि स्पिन, जब खबरों को स्पिन देना और सरकार के पक्ष में पॉजिटिव खबरों को स्पिन देकर वो न्यूज़पेपर में, ऑनलाइन मीडियम पे, टेलीविज़न पे सरकार की किस तरह से वाहवाही हो सके, वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको प्रमोट करना सरकार की स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। एक और जो स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि वैसे खास तौर पे जो लोग सरकार के क्रिटिकल हैं, यानी कि सरकार की आलोचना करते हैं, और अभी जो ऑनलाइन और OTT प्लेटफॉर्म के लिए जो सरकार की गाइडलाइन आई है उससे जुड़ा हुआ मुद्दा है जो खासा महत्वपूर्ण, खासा इम्पॉर्टेंट है कि वैसे प्लेटफॉर्म को आइडेंटिफाई करना, उनको डिस्करेज करना, और ख़ास करके जो सरकार के समर्थक प्लेटफॉर्म हैं उनको इनकरेज करना। और जो उस पूरी GOM में जो कन्वर्सेशन है उसमें ख़ास तौर से कुछ वैसी वेबसाइट, ऑनलाइन मीडिया का जिक्र है जो कि सरकार के समर्थक हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाना चाहिए। इसके अलावा इस रिपोर्ट में जब डेलिब्रेशन हो रहा था तो स्मृति ईरानी कहती हैं कि वैसे जो 50 इन्फ्लुएंसर हैं जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे सरकार के खिलाफ एक तरह से पब्लिक ओपिनियन को मोल्ड करते हैं,
उनके ऊपर कैसे लगाया जाए, कैसे उनको डिस्करेज किया जाए और कैसे 50 ऐसे पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर एक तरह से खोजे जाएं और उनको प्रमोट किया जाए। और इस तरह की ढेर सारी सजेशन है, जिसमें कई सारे मंत्री कहते हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि किस तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए। कुछ सजेशन ऐसे दिए गए हैं कि जो बाहर के फॉरेन मीडिया हैं उनके जरिए एक पॉजिटिव कैंपेन चलाया जाए। तो इस तरह के तमाम सजेशन दिए गए हैं। अब सवाल ये है कि सरकार क्यों एक लोकतंत्र में वैसी जो मीडिया है, जो एक पत्रकारिता कर रही है, उसको न्यूट्रलाइज करना चाहती है, जो सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं या फिर जहां पे लगता है कि सरकारी नीतियां जनता तक नहीं पहुंच रही है तो उसकी आलोचना करते हैं, उनको क्यों न्यूट्रलाइज करना चाहती है। तो सबसे बड़े इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि सरकार को लगता है कि जो सरकार के विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से ओपिनियन को शेपअप करते हैं और इसलिए ऐसे लोगों पे पाबंदी, ऐसे लोगों पे रोक लगाना ज़रूरी है, क्योंकि एक तरह से सरकार की लगातार जो कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में ज़्यादातर सरकारें चाहती है कि उनके पक्ष में पॉजिटिव खबरें छपे और नेगेटिव खबरें कम छपे। और पिछले कुछ सालों में ये परंपरा एक तरह से आगे बढ़ी है और ख़ास करके 2014 के बाद कि सरकार के खिलाफ जो नेगेटिव खबरें छपती है उस पर सरकार उसको पसंद नहीं करती है और सरकार उसको चाहती है कि उसको प्लेसमेंट कम मिले। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर, तापसी पन्नू और किस तरह से अनुराग कश्यप के ऊपर टैक्स रिवीजन के मसले पर छापा डाला गया। तो इससे एक हम थोड़ी पुरानी कहानी से शुरुआत करते हैं। अगर तापसी पन्नू ने, अनुराग कश्यप ने टैक्स रिवीजन किया है, इनकम टैक्स का पैसा चुराया है, सरकार का पैसा चुराया है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर छापा पड़ना चाहिए। लेकिन एक कहानी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की सुनाते हैं। वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और आपको याद होगा कि उस समय क्रिकेट बैटिंग का, मैच फिक्सिंग का एक बड़ा एलिगेशन सरफेस हुआ था। हेनसे क्रोनिये का भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में मैच था और उस मैच में एलिगेशन ये लगा था कि वो मैच फिक्सिंग हुई है और भारतीय खिलाड़ियों ने पैसा लिया और किस तरह से साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स थे वो उस मैच फिक्सिंग बेटिंग में इन्वॉल्व थे। उस समय दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के पॉल थे। उन्होंने कई सारे सनसनीखेज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 2 बुकीज को पकड़ा और उसके ज़रिए वो पूरा मामला एक तरह से उछला कि किस तरह से मैच फिक्सिंग हो रहा है। उसके बाद बीसीसीआई और जगमोहन डालमिया जो उस समय हेल्म ऑफ अफेयर्स पे थे उन तक मामला पहुंचा। उसके बाद फिर एक टीम बनाई गई जिसमें कि गावस्कर और सचिन तेंदुलकर और मोहम्मद अजहरुद्दीन ऐसे प्लेयर्स थे। मामला ये सीबीआई तक पहुंचा और जब सीबीआई के डायरेक्टर जो उस समय थे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तक पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो किसी प्रोमिनेंट इंडियन जो प्लेयर है उसके ऊपर छापा मारना चाहते हैं। तो वाजपेयी ने उनसे पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, तो उन्होंने कहा कि हमें शक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शक की बुनियाद पर आप किसी भी ऐसे प्रोमिनेंट प्लेयर जो लाखों करोड़ों युवाओं के आदर्श होते हैं उनके ऊपर छापा मार देंगे और कल की तारीख में वो आपके सारे जो क्लेम हैं वो धाराशायी हो जाएंगे। तो आप समझिए कि एक आइकॉन को बनने में काफ़ी साल लगते हैं और जिस युवाओं की एक जो बड़ी तादाद जो उसे आइकॉन मानता है उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनका दिल किस तरह से टूटेगा, उनके वो आइडियल होते हैं। तो इसलिए आप उन्हें छापा मत मारें, आप इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करें। ये मीडिया को नहीं पता चलना चाहिए और जब पुख्ता सबूत हो तभी ऐसी कार्रवाई करें। उसके बाद सीबीआई के डायरेक्टर ने इंटरनल इन्वेस्टिगेशन की और इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस वो भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ छापा मारने जा रहे थे उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उसका बेटिंग में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब कट टू 2020 में आते हैं, 2021 में आते हैं कि जिस तरह से एजेंसियां सरकारी, अभी पिछले दिन दिशा रवि को अरेस्ट किया गया और दिशा रवि के खिलाफ जो चार्जेस लगाए गए, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक भारी भरकम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें ऊपर टूल किट को लेकर ढेर सारे एलिगेशन लगाए गए और बाद में फिर ट्रायल कोर्ट ने उन सारे एलिगेशन को बेबुनियाद माना और उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। बीजेपी के कुछ नेताओं से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने इस बात को, इस खतरे की तरफ इशारा किया कि जब किसी रिजीम में अगर
होता क्या है कि अगर आपको लगता है कि डिसेंट को दबाने के लिए और असहमति को दबाने के लिए, या फिर आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ, सरकारी नीतियों के खिलाफ कुछ भी छप रहा है, वो कहीं ना कहीं देश विरोध की श्रेणी में, कैटेगरी में चला जाता है, वो देशद्रोही की कैटेगरी में चला जाता है, और जब उस पर सेडिशन के चार्जेस लगा लेते हैं तो जो लोकल एजेंसियां होती हैं उनका मनोबल भी बढ़ जाता है, और वो अपने कहीं ना कहीं अपने प्रमुख आकाओं को खुश करने के लिए इस तरह के काम करते हैं, बिना किसी सबूत के, बिना किसी एविडेंस के, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार की छवि खराब करता है। तो अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू के खिलाफ अगर कोई चार्जेज हैं टैक्स एविजन का, तो निश्चित रूप से छापा मारना चाहिए। लेकिन बॉलीवुड में ऐसे ढेर सारे बड़े प्लेयर बैठे हुए हैं कि उनके खिलाफ भी इनकम टैक्स को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि क्या उन्होंने भी इनकम टैक्स की चोरी तो नहीं की, या सिर्फ तापसी पन्नू, अनुराग कश्यप किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ क्रिटिकल हैं, इसलिए उनके ऊपर छापा मारा जा रहा है। तो ये सारे सवाल सरकार के जहन में होने चाहिए। और किसी भी लोकतंत्र में अगर सरकार एक स्वस्थ डेमोक्रेसी को इवॉल्व करना चाहती है तो उसे इंस्टीट्यूशन की भी कदर करनी पड़ेगी और इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना पड़ेगा, न कि इंस्टीट्यूशन, जो संस्थाएं हैं वो इतनी कमज़ोर हो जाएं कि अपने वो पॉलिटिकल मास्टर को खुश करने के लिए वो छापा मारने लगे। एक और कहानी आपको अरुण जेटली से सुनाता हूँ। अरुण जेटली उस समय वित्त मंत्री थे और उनके नीचे ही सीबीडीटी का जो मंत्रालय है, जो ईडी का दफ्तर है, वो उनके अधीन आता था, जो आजकल ईडी हर जगहों पे ऐसे केसेस में छापा मारता है। तो कई सारे उस समय केसेस हुए थे जिसमें ईडी ने छापा मारा। तो हम लोगों ने अरुण जेटली से पूछा कि ये जो छापा मार रहा है, इसकी छापे मार रहे हैं ईडी के ऑफिसर, इनके पीछे कोई ठोस सबूत भी है या सिर्फ ऐसे परेशान करने के लिए छापा मारा जा रहा है? अरुण जेटली का जवाब था कि ऐसे मामलों को मैं नहीं देखता, वो सीधे फाइल ऊपर जाती है। अब आप इससे समझ सकते हैं उनका इशारा किसकी तरफ था। मैं उनका नाम नहीं ले रहा कि वो फाइल कहाँ जाती थी, लेकिन सरकार में जो ऐसे कॉन्सेंस कीपर होते हैं, जो सरकार की एक तरह से आत्मा या सरकार की लाइन थिंकिंग ऑफ जो उनकी लाइन होती है उसको प्रभावित करते हैं, वैसे लोगों का भी सरकार में अभाव हुआ है। अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जैसे एक उस तरह के जो पॉलिटिशियन पिछली सरकारों में रहे थे, जो सरकार को कहीं ना कहीं गाइड करते थे, उसकी कमी भी मोदी सरकार इस समय फेस कर रही है। सरकार ने जो OTT प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया के लिए जो अभी गाइडलाइन लाई है, वो कोई नई बात नहीं है, बल्कि सरकार इसकी तैयारी 2019 से पहले कर रही थी। और जब स्मृति ईरानी आईएनबी मिनिस्टर थी तो उन्होंने ये प्रपोजल फ्लोट किया था। हालांकि उस समय लोकसभा के चुनाव थे और काफ़ी विरोध हो रहा था, तो इसलिए उस प्रपोजल को उस समय रोकना पड़ा और स्मृति ईरानी को मंत्रालय से भी उन्हें हटाना पड़ा, क्योंकि सरकार को ये लगता था कि ये कहीं ना कहीं चुनावी साल में एक तरह से सरकार के लिए खतरे की बात होगी। लेकिन अब चूंकि माहौल अनुकूल है तो इसलिए उस गाइडलाइन को लाया गया है कि किस तरह से सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, OTT प्लेटफॉर्म और ख़ास करके जो लोग सरकारी नीतियों की एक तरह से आलोचना करते हैं या फिर कहें उसको दूसरे शब्दों में कहें कि सही पत्रकारिता करते हैं, उनके ऊपर कैसे लगाम लगाया जाए। लेकिन खतरा इसमें सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? जैसे कि NTCA प्रोटेस्ट हुआ तो उस समय सरकारी एजेंसियों ने कहा कि ये एक इंटरनेशनल साजिश है, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। किसान प्रोटेस्ट हुआ, सरकार की जो एजेंसियां थी, पुलिस ने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। दिशा रवि को अरेस्ट किया गया, अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। लेकिन जब उस इंटरनेशनल साजिश, कॉन्स्पिरेसी को एजेंसियां अदालतों में प्रूफ नहीं कर पाती तो एक तरह से पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी का मजाक उड़ता है, बनता है। और अगर ये ट्रेंड आगे ऐसे ही कंटिन्यू रहा तो थोड़े दिनों में लोगों का जो विश्वास है, लोगों का जो फेथ है ऐसी सरकारी एजेंसियों पर, वो दिनों दिनों कमज़ोर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और लोगों को लगेगा कि ये तो एक जानबूझकर लोगों को परेशान करने का हथकंडा है, उपक्रम है। तो इसलिए संस्थाओं पर लोगों का विश्वास बना रहे और सरकार अपनी नीतियों की कमियां जान सके, क्योंकि नीतियों की कमी बताने वाले अगर संस्थान नहीं बचेंगे तो कुल मिलाकर आप एक तरह से 1977 की हालत में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार वैसी संस्थाओं को मजबूत करे जो सरकार की नीतियों की कमियां बताते हों, उनको मजबूत करे, उनको प्रमोट करे, न कि वैसे उपक्रमों को प्रमोट करे जो कि सरकार के प्रोपेगेंडा को फैलाते हैं और सरकार की हमेशा हाँ में हाँ कहते हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन लगातार हमें भेजते रहें।